ऐसे मत करो आप लोग, है ना। ये इसमें कोई कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे तो बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन किया है, एक लेक्चर में नहीं 2 या 3 लेक्चर में किया है हमने उसको, है ना। ऐसा मत करो। 91 India launched a process of economic reforms in response to a fiscal and balance of payment crisis। इसीलिए शुरू हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद ही शुरू हुआ है ना ये सब। हाँ, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए ये भी उसी के रिस्पॉन्स में था। इट इज द रिफॉर्म, चलो वो इट छोड़ो। द रिफॉर्म ऑफ 1980s विटनेस्ड rather limited nature of deregulation and partial liberalization of only a few aspects of the existing control regime। हाँ पढ़ा है ना, ये रिवाइवल यहीं से तो शुरू हुआ था। क्यों रिवाइवल हुआ था? रीजंस ऑफ रिवाइवल पढ़े थे ना हमने, क्या है? 80s और 90s के बीच में रिवाइवल देखने को मिला। क्यों रिवाइवल देखने को मिला? क्योंकि सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, लेकिन वो रिफॉर्म्स अप टू द मार्क नहीं थे, जितने होने चाहिए थे उतना लिबरलाइजेशन नहीं हुआ है ना। जैसे हमने डिस्कस किया था ना उसी में तो कि बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई गई थी, कंपटीशन फ्रेंडली नहीं बनाई गई थी। इसका मतलब टू सम एक्सटेंट रिफॉर्म्स हुए थे, लेकिन वो रिफॉर्म्स डीपर और वाइडर नहीं थे। तो 91 में जो रिफॉर्म्स हुए हैं दोज आर डीपर एंड वाइडर। आ रही बात समझ? पहला सही है पता है, दूसरा सही है समझ में आ गया कैसे, तीसरा सही है पता है। द रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन अर्ली 90s इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड लेटर टू इंक्लूड पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर वेर मच वाइडर एंड डीपर। कुछ डाउट? सेकंड में डाउट था, क्यों डाउट था सेकंड में? पार्शियल, हाँ पार्शियल रिफॉर्म हुए ही है ना, जब भी तो पीरियड ऑफ रिवाइवल देखने को मिला था आपको, लेकिन वो रिफॉर्म स्ट्रांग नहीं थे, स्ट्रांग इनफ नहीं थे, इसलिए 91 में इतना बड़ा क्राइसिस हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ तो कंफ्यूजन नहीं रखना है ना, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बताया, वही एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। और 91 इंडिया लॉन्च द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन रिस्पॉन्स टू फिस्कल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। द रिफॉर्म वाज हिस्टोरिक एंड, ठीक है ठीक है। द गवर्नमेंट हैड टेकन इट द फर्स्ट स्टेप इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स व्हाइल द रिफॉर्म्स इन 90, हाँ ये जो 1980s जिसमें कंफ्यूजन है आपको, witnessed rather limited nature of deregulation and partial liberalization of only a few aspects of the existing control regime. The reform started in early 90s in the field of industries, trade, etc. They were wider and deeper. ठीक, ये पढ़ा है ना हमने, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन, याद है कुछ? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ही पार्ट है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दो तरीके से हो सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर सकते हो आप, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन की तरफ जा सकते हो। ऐसा लग रहा है फिर से दोबारा से हम क्लास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा वैसे ओनली वन, क्यों सेकंड में क्या है? फॉर द इनहांस्ड डोमेस्टिक डिमांड द फोकस हैज टू बी इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द मासेस। अच्छा ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है ओनली वन है। नहीं, लेकिन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो तो इसमें क्या नहीं नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा आपको? डोमेस्टिक डिमांड मतलब कंट्री की डिमांड। डोमेस्टिक मतलब क्या? आप इंडिया की कंट्री में ना, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, हाँ तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो डिमांड हो रहा है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जो डोमेस्टिक और फॉरेन का छोड़ दो ना, आपको क्या चक्कर है? डोमेस्टिक और एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल तो फॉरेन की कंट्री में होगा ना, डोमेस्टिक तो इंडिया में एग्रीगेट है ना, तो मैक्रो ही है ना डोमेस्टिक डिमांड।
Macroeconomic stabilization measures include all those economic policies which intends to boost aggregate demand in the country, be it domestic or external. सही है. अगर आपका एक्सपोर्ट, जो चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो चीपर है, the prices are lesser as compared to other products, है ना, same products but originating from different countries. तो आप डिमांड इंक्रीज ही कर रहे हो ना, एक्सटर्नल और डोमेस्टिक. अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो आप डिमांड बढ़ा रहे हो ना चीजों की. नहीं समझ में आया. अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, अगर उसके ऊपर जो लागत आई है उसको बनाने में वो कम है, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी ना. नहीं. तो फर्स्ट तो सही है. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में क्या आएगा? इकोनॉमिक पॉलिसीज विच इंटेंड्स टू बूस्ट द एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे एक्सटर्नल. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉर द enhanced domestic demand the focus has to be increasing the purchasing power of the masses. अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? दोनों सही है. ठीक है, आंसर सी लिखा नहीं, आंसर सी, दोनों सही. ये एक इक्वेशन है, ये आपको अभी समझना है. इसके लिए ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसके लिए है कि ये इक्वेशन आपको पता लग जाए. मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन क्या है? इन्वॉल्व्स रिटर्निंग टू लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन. लो एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, चीजों के दाम बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो डिमांड घट जाएगी. ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कब है? लो और स्टेबल इन्फ्लेशन होना चाहिए. ठीक है, एंड अ सस्टेनेबल फिस्कल एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन. सस्टेनेबल फिस्कल पोजीशन का ये मतलब है कि जो सरकार का इनकम है और जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, तो सरकार का एक्सपेंडिचर इनकम से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो वो डिस्टेबलाइजेशन का पार्ट है. ठीक है, सस्टेनेबल नहीं है. अगर सरकार अपने रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो सस्टेनेबल नहीं है. इतना तो समझते हो ना आप. हाँ, बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे. तो इनकम शैल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जो इकोनॉमी, जो आपने वो सर्कुलर फ्लो का डायग्राम पढ़ा है ना, इनकम शुड बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर. तो ये इनकम है, कंजम्पशन, सेविंग और टैक्सेस, और ये एक्सपेंडिचर है आपका, जो हम कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, और जो हम नेट एक्सपोर्ट से कमाते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पढ़ा है ना, जीडीपी पढ़ लिया ना पूरा अच्छे से. हाँ, तो वही है ये. अब इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से कंजम्पशन कैंसिल हो जाएगा, और सेविंग की हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो सेविंग इधर है और कंजम्पशन तो कैंसिल हो गया. मैं बता देता हूँ ना लिख के फटाक से. ये देखो, कंजम्पशन कैंसिल हो गया, तो सेविंग क्या बचा? सेविंग, ये टी को मैं इधर ले जा रहा हूँ. ठीक है, बेसिक सी सेट जी माइनस टी, और ये क्या हो गया? नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट. ये क्या है? जी माइनस टी क्या है? जी क्या है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर. टी क्या है? टैक्सेस, जो गवर्नमेंट का इनकम आ रहा है ना, और ये तो नेट एक्सपोर्ट्स है. तो यही है ना फिस्कल डेफिसिट जो हम पढ़ रहे हैं. सरकार के पास आ कितना रहा है, सरकार खर्च कितना कर रही है, और ये हो गया नेट एक्सपोर्ट्स. तो ये इसको बोलते हैं, ये इक्वेशन याद रखनी है. दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन, जो हम किस में अचीव करना चाह रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में स्टेबिलाईजेशन अचीव करना चाह रहे हैं ना. सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ये ठीक है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, और वहां से ये डिराइव कर लिया हमने. ठीक है, याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? रहेगा, लिख लेना इसको, और मैं वो उसमें नोट्स में मिल जाएगी ना ये. तो फॉर सेविंग्स देयर मस्ट बी रिफॉर्म टू इंक्रीज सेविंग फ्रॉम प्राइवेट एज वेल एज हाउस होल्ड. ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट मस्ट अलाउ द प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट. जैसे MRTP एक्ट है, तो वो इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं कर रहा ना. जी माइनस टी, कंट्रोल करना है गवर्नमेंट को. ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, तो जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं रेवेन्यू के हिसाब से करना है, बहुत ज्यादा डेफिसिट को इंक्रीज नहीं करना है. द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द इकोनॉमी. इंक्रीजिंग नेट एक्सपोर्ट्स मतलब X माइनस M है ना, तो इंक्रीजिंग नेट एक्सपोर्ट्स मतलब इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट घट रहा है. मतलब ये जो टर्म है ये पॉजिटिव आना चाहिए. ये मैंने आपको बताया था ना, अगर ये टर्म नेगेटिव आ रहा है इसका ये मतलब है कि आपका इंपोर्ट ज्यादा है. नहीं समझा? आपने 100 यूनिट एक्सपोर्ट की, 50 यूनिट इंपोर्ट की है किसी चीज की, तो नेट क्या है? +50. लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट 50 किया है और इंपोर्ट कितना किया है? 100, तो ये -50 आएगा. समझ में आ रहा है? माइनस और प्लस. एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली नेट एक्सपोर्ट विल बी पॉजिटिव, एक्सपोर्ट कम रहेगा तो
इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट्स, तो फिर नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, सो नेट एक्सपोर्ट्स मींस इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज कैन लीड टू करंट अकाउंट सरप्लस। तब आप सरप्लस में आ जाओगे, ये सरप्लस है +50, ये डेफिसिट है -50। ठीक है, तो ये इक्वेशन है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की।